प्रोबेबिलिटी के अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चल के नहीं रहा। प्रोबेबिलिटी चैप्टर कौन सा था ये? चैप्टर नंबर 15। यहाँ भी 15 ही है। नाइन्थ 10th 11th हर जगह ये 11th ना नहीं 12th हर जगह ये चैप्टर नंबर 15 यानी लास्ट ही मिलता है। अच्छा देखो, प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हो? इधर ध्यान दे लो। प्रोबेबिलिटी के बारे में बस इतनी बात समझी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एनी इवेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का एक तो फॉर्मूला अपना यही है छोटा मोटा, ठीक। और इसके बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। इसमें अगर याद हो तो मैंने कार्ड के खिलौने सारे खेल सिखा दिए थे। कार्ड के खेल सिखाए थे सारे। इसके बाद डाइस के खेल सिखाए थे सारे, और मेरे ख्याल से कॉइन्स भी सिखा दिए थे। याद आ गए? कॉइन्स का 2 बार 3 बार फेंकना, डाइस का 1 बार 2 बार फेंकना, कार्ड के बारे में भी कहानी सारी निपटा दी। तो ये सारे हो गए थे। अब इसके आगे कुछ चीज़ें हैं, अब उन्हें स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, ठीक। देखें तो यहाँ इंट्रोडक्शन दिया है, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन यहाँ से दिया जा रहा है। ये तो है रैंडम एक्सपेरिमेंट करके। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि हम कॉइन का हेड टेल करते हैं ना, वो एक एक्सपेरिमेंट है। कॉइन को टॉस करा, कुछ भी आ सकता है, हेड आए या टेल आए। फिर से कॉइन टॉस कर दिया तो कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि सिचुएशंस को नोट डाउन कर लेते हैं, कब क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम नोट डाउन करते चलते हैं, ठीक। इन्हीं को हम इवेंट्स कहते हैं। इवेंट्स के बारे में जानेंगे अगर, तो इवेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट होता है और एक कंपोजिट इवेंट होता है। तो सिंपल का मतलब होता है कि नॉर्मली एक बार उसे टॉस करा या एक बार आ गया और तो हो गया। और कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट का मतलब है कि मिलजुल के आ रहा है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर। जैसे 2 बार 3 बार टॉस करा तो 2 बार 3 बार रिजल्ट आएगा ना, तो वो सारे मिलके कंपोजिट हो गए। जैसे हेड 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 टेल हेड आया था, तो ये सारे कंपोजिट में आ जाते हैं। छोटी मोटी बातें हैं। क्लासिकल डेफिनेशन, ये तो फॉर्मूला तो ये तो हो ही गया प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया था। अब यहाँ से कुछ प्रोबेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स या यूँ कह लो कि कुछ फॉर्मूले के देख लेते हैं। तो पहली बात ये फीचर्स डाल के लिख लेना। फीचर्स डाल के लिख सकते हो। तो पहला फीचर, प्रोबेबिलिटी जो रहती है, जो आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जो आंसर रहेगा वो 1 से छोटा या 1 के बराबर रहेगा, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा।
यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच में ही आता है, ना 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा। ये थी पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, जिसे हम PE कह लें, या तुम्हारी बुक में यहाँ पे PA लिखा जा रहा है, बात वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एनी इवेंट PE। तो ये तो किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी हो गई ना। अब एक और होता है जिसे हम कहते हैं किसी घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी। उस किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी PE और उसी घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी कहलाएगी E डैश या E नॉट, है ना। जैसे मैं कहूँ कि एक डाइस फेंका, तो डाइस फेंका उसमें 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो P6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगा। अब मैं कहूँ 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 6 नॉट, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 5/6। 6 आने के लिए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम देखो ना कितने हैं, तो 1 था, और 6 ना आने के लिए फेवरेबल आउटकम तो 5 तक है, 1 2 3 4 5, तो 5/6 यही होता है। ये तो अकरिंग एन इवेंट है और ये नॉन अकरिंग एन इवेंट है, कोई शक, ठीक है। और इससे एक प्रॉपर्टी निकलती है कि अकरिंग एन इवेंट प्लस नॉन अकरिंग एन इवेंट, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आंसर आएगा 1, हमेशा आंसर 1 आएगा। यहाँ भी देख सकते हो 1/6 5/6 जोड़ेंगे तो 6/6 हो जाएगा और आंसर आएगा 1। अब आगे बढ़ेंगे नंबर C पर आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट E आएगा। अच्छा, इसको ना लिख के चलो दूसरी कोई चीज़ लिख देते हैं यहाँ, फेवरेबल आउटकम, मैं केवल E लिख रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो PE लिख देंगे, हैं, सिर्फ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो वो E कहलाएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का रेशो देखेंगे अनफेवरेबल आउटकम्स यानी कि नॉट के साथ। डन। अगर फेवरेबल आउटकम का अनफेवरेबल आउटकम के साथ रेशो देखा जाए, फेवरेबल आउटकम का रेशो देखा जाएगा अनफेवरेबल आउटकम के साथ, रेशो देखा जाए, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, अगर इस तरह से फेवरेबल आउटकम और अनफेवरेबल आउटकम को देख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट E, ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट E। odds in favor of the event E। और यही है, इसी का इन्वर्स रेशो देखा जाए, ये तो रेशो हो गया है ना, और इसी का इन्वर्स रेशो देखेंगे, अगर इन्वर्स रेशो देखा जाएगा, इन्वर्स रेशो का मतलब हो गया कि पहले अनफेवरेबल है और बाद में फेवरेबल। कोई दिक्कत?
अनफेवरेबल रेशो फेवरेबल, तब इसे कहा जाता है ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ई। नहीं आया समझ? नाम है ये। अगर ई का ई डैश के साथ यानी ई नॉट के साथ रेशो देखा जा रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑड इन फेवर ऑफ द इवेंट ई। और अगर इन्वर्स रेशो देखें यानी अनफेवरल, यानी कि कहने का मतलब ई डैश रेशो ई देख रहे हैं, ई डैश रेशो ई देख रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ई। अब इलस्ट्रेशन की बारी है। ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, एटलीस्ट टू हेड और एक्स वाई जेड, जो बहुत सारे क्वेश्चन है ये, है ना। इनके बारे में डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं और ये क्वेश्चन मैंने एकदम स्पष्ट भाषा में समझाया है। अगला एग्जाम्पल है ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। क्या हो गया, क्या हो गया? ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, है ना, 2 बार फेंका गया डाइस। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस मिल जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटियाँ होंगी? तो यहाँ पे ये गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से लैंग्वेज लिखी है और जिस तरह से सॉल्यूशन किया वो तो बहुत अलग हो गए। वहाँ लिखा है कि 2 पॉइंट के बीच डिफरेंस आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब कि 2 पॉइंटों के बीच 0 डिफरेंस ना हो के कुछ और डिफरेंस हैं। लाइन का मतलब तो ये निकल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन में क्या है कि दोनों बार में डिफरेंस 2 आ रहा है, जो नंबर्स आ रहे हैं उनके बीच डिफरेंस 2 आ रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से ये बताया हुआ है। खैर कुल मिला के तो इतना है कि ये काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास। अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है कि ये शायद नहीं हो पाएगा बता दो तो मैं इसे करवा दूंगा, वरना मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मुझे मेन है अभी कॉन्सेप्ट समझाने को। ये सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डाइस को फेंकने वाले क्वेश्चन ये दो डिफरेंस, 2 आने की संभावना कितनी है? तो बस सारे वो अपना सैंपल स्पेस बनाना, पेयर बनेंगे सारे। फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर, मेन बात यह है कि दोनों नंबर्स के बीच डिफरेंस 2 कब आएगा। तो पहला ऑप्शन कि पहले में 6 आ जाए दूसरे में 4 आ जाए, दूसरा ऑप्शन पहले में 5 दूसरे में 3, 4 2 3 1 1 3 2 4 3 5 4 6, इस तरह से पेयर बन के आते जाएंगे और क्या करते जाओगे, डिफरेंस 2 आ जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम तो कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8, और टोटल आउटकम 36, डिवाइड कर देना है। इन एग्जाम्पल्स को अपने लेवल पे करके देखना। अपने लेवल पे करके देखना कि क्या हो पाता है। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन है, ए कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप कंप्राइजिंग 8 जेंटलमैन एंड 5 लेडीज़। तो ठीक है, जेंटलमैन तो हमें पता चल गए 8 हैं और लेडीज़ हमें पता चल गई 5 हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी वुड कंप्राइज 2 लेडीज़
क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उस कमेटी में 2 लेडीज़ हैं, और क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उस कमेटी में एटलीस्ट 2 लेडीज़ हैं। एटलीस्ट 2 लेडीज वाला कोई फॉर्मूला था ना। पहली बात तो ये कि टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। 7 मेंबर चाहिए और अपने पास है कितने, 8 5 13 मेंबर्स। 13 मेंबर्स हैं, 8 और 7 चाहिए। 13C7। तो हमें टोटल जो मेंबर्स की बात करनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना अब तो हमें, तो उसमें हमें टोटल की ज़रूरत है और फेवरेबल आउटकम की ज़रूरत है। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो 7C13, इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा टोटल नंबर जो भी हमारे आउटकम्स हैं। ऊपर बड़ा रहता है ना सर, ऊपर खाली रहता है सर। अरे उल्टा कर दिया, और एक्चुअली मेरे दिमाग में कोई एक दूसरी चीज़ घूमने लग गई थी अचानक। एक कहाँ जा रहा है, 13C7 है ना। इसको सॉल्व किया जाएगा और जो भी आंसर आएगा तुम्हारा रहेगा। बाद बाकी ये देखेंगे तो ये फेवरेबल आउटकम्स के लिए है। देखो सामने फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि अगर 2 लेडीज़ हों तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। तो बात ये है कि हमारे पास 5 लेडीज़ हैं, 5 में से हमें कितने चाहिए, 2, और बनाने हैं टोटल 7। तो फिर जेंटलमैन कितने हैं, 5। हो गया, समझे ना। हाँ समझ गया। तो फेवरेबल आउटकम क्या रहा, 8C5 और 5C2। 8C5 प्लस 5C2, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो ए वाला जो पोर्शन है मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेडीज़। क्या तरीका अपनाऊंगा, 8C5 क्या हो गया, 8C5 मल्टीप्लाई 5C2 अपॉन में 13C7। ये मल्टीप्लाई क्यों लगा, ये एंड है ना। 5 जेंटलमैन और 5 जेंटलमैन 2 लेडीज़, तो एंड लग रहा है। 5 का कितना होता है, इसको सॉल्व कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेडीज़ आ जाएगा। 56 वो हो गया 8C5 5 into 4 into डिवाइड बाय 10 into 56 इक्वल टू 507। डिवाइड में डिवाइड में 40 12 11 याद नहीं क्या वन 716। बाकी इनको जो है कि अपना डिवाइड करना है, आंसर बताओ। क्या हो गया, डिवाइड में इन्होंने पता क्या किया, 11 into 12 into 13 किया है बस, डिवाइड 13 3 7
पूरी 11 इनटू स्टार्टिंग वही आगे सेम सेम तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ डिवाइड कैसे जो आएगा 716 आंसर यही रहेगा, यहाँ छोड़ देंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। बिना डिवाइड करे कैसे आंसर आ जाएगा? है तो लोग पूरा तो पूरा नहीं करके दिखा रहा है वो, मैं छोड़ दिया, देखो ना बस एक बार ये तो रहा। बस एक ही बात पे काटा है। पहले तो बाहर ऊपर लिखो, कैलकुलेटर है ना, रो क्यों रहे हो? 0.3, हाँ तो इसे 0.33 कह देंगे बस। अगर नहीं देना चाह रहे हो तुम पॉइंट में आंसर, तो अपना जो भी है फ्रैक्शन वैक्शन बना लो, आंसर आ जाएगा। खैर ये तो हो गया ए के लिए, है ना। अब बी वाला पोर्शन देखें। बी थोड़ा सा मज़ेदार पेचीदा है। एटलीस्ट 2 लेडीज़, यानी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए। अब ऑप्शंस में क्या है कि कम से कम 2 लेडीज़ ना, लेडीज़ और जेंट्स की बात करेंगे तो अगर 2 लेडीज़ हैं तो 5 जेंट्स होंगे। 3 एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, तो 2 से तो ज़्यादा हो सकते हैं। 3 लेडीज़ हुई तो 4 जेंट्स होंगे। 4 लेडीज़ हो गई तो 3 जेंट्स, और 5 लेडीज़ हो गई तो 2, 5 के आगे लेडीज़ टोटल 5 है। ये ऑप्शंस आ गए तो फेवरेबल आउटकम बन जाएगा हमारा। इसके लिए बनेगा टोटल लेडीज़ 5 है और ये 8 हैं, तो 5C2 मल्टीप्लाई 8C5 प्लस 5C3 मल्टीप्लाई 8C4 प्लस 5C4 मल्टीप्लाई 8C3 प्लस 5C5 मल्टीप्लाई 8C2। ये तो तुम्हारा हो गया डिफरेंट ऑप्शन के साथ। इसका डिवाइड बाय थ्री 360। इतना दूर भाग गया। इसका और ये 42 8C2 5C5 ये 5C5 5 क्यों बोल रहे हो? रिकॉर्ड हो रहा है। इसने 5 बोला था। कितना आएगा इसका? बस अब इन्हें प्लस करना है। हो गया। और टोटल कितना आया था? 1716। तो दोनों को डिवाइड कर देना है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1568 अपॉन 1716। 0. हो गए। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना है।
देखिए जी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है ये तुम्हारे सेंट्रल टेंडेंसी से कनेक्टेड है? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ये सेंट्रल टेंडेंसी से जुड़ा हुआ है। वह इतना ही जुड़ा है कि वहाँ पर देखा होगा फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन आ रहे थे, एफ हैं। अब हमारे पास जो डाटा होगा वो डाटा तो होगा, साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी भी होगी। अभी तक जो डाटा हमें मौजूद होता था या दिया होता था वो फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं होता था, वो इंडिविजुअल डाटा सारा फैला हुआ डाटा है। जैसे 2 डाइस फेंके तो हम उसके हर एक पॉसिबल आउटकम को लिख देते हैं। ऐसा थोड़ी लिख रहे हैं कि 4 2 2 बार आ रहा है, एक पे 4 एक पे 2, एक पर 4 और एक पर 2, ऐसा 2 बार होगा ना। अगर 2 बार फेंक रहे हैं तो 3 बार फेंक रहे हैं तो 3 बार होगा ऐसा, तो ऐसा लिख थोड़ी रहे हैं। लेकिन अब लिखेंगे, अब फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रख के चलना है। क्वेश्चन के बेसिस पे समझ में आ जाएगा। फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं। वेजेस है 50 से 60 रुपये, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 ऐसा कुछ है। और नंबर ऑफ वर्कर्स ये है। ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? इफ़ अ वर्कर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली एक वर्कर को हमने सेलेक्ट कर लिया तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज वुड बी लेस देन 50। उसके जो वेजेज है वो 50 से कम है। 50 से कम है? हाँ, वेजेस तो 50 से तो शुरू ही हो रहा है, मतलब 50 से कम। इसके पीछे जाएंगे तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वेजेस लेस देन 50 ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें अगर हम देखेंगे फेवरेबल आउटकम तो हो गया 0, और टोटल आउटकम कितने हैं अपने पास? जोड़ो, ओहो 150। टोटल वर्कर 150 और 50 से कम प्राप्त करने वाले वर्कर्स हैं 0, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 0। अगला, हिज वेज वुड बी लेस देन 80। 80 से कम वेज हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 80 ये रहा। देखो 80 या ये 80 इंक्लूड करके है, 70 से 80 और 80 से 90 दो है ना। 80 से 90 इसमें 80 इंक्लूड है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है लेस देन 80। 80 से पहले के सारे, 80 से पहले ये तीनों आ गए। इनको जोड़कर क्या आ जाएगा? जोड़कर 0.49 कैसे? अच्छा, वो डिवाइड करके 0.49। आगे मोर देन 100। मोर देन 100 का मतलब है यहाँ से और यहाँ तक ये सारे 17/150। हिज वेज वुड बी बिटवीन 70 एंड 100। 70 से 100 यहीं तक आएगा ना, ये और ये। छत्तीस, 42 और 17 कितना आएगा? बाकी ऐसे फ्रैक्शन में करना होगा तो तुम्हें कैंसिल करके रखना पड़ेगा। अब आते हैं अपने उन बातों पर जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। पढ़ के आ गए ना? ऑपरेशंस ऑन इवेंट सेट, थियोरेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ये तो वेन डायग्राम हो गया। वहाँ पर तुमने यूनिवर्स पढ़ा था ना, एक पूरा ब्रह्मांड होता है और उसमें एक गोला है, उस गोले में तुम हो, हैं? दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्स। और यही प्रोबेबिलिटी में एस कहलाता है। एस मतलब होता है सैंपल स्पेस। ये तो पढ़ा ही चुका हूँ।
सैम्पल स्पेस का मतलब सारे आउटकम्स को लिखना, जो जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं सबको लिखना। जैसे अगर मैं 2 डाइस फेंकता हूँ या एक ही डाइस को 2 बार फेंकता हूँ तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, तो 36 आउटकम्स लिखते हैं ना ऐसे करके, वो सारा वो कहला गया सैम्पल स्पेस। अब उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके बाहर का थोड़ी आएगा, डाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसके अंदर आंसर मिल जाएंगे। डन। तो यही है यूनिवर्स जिसे हम सैम्पल स्पेस कहेंगे, और ये हमारा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो ये है ऐसा कुछ कि हो जाएगा। अब अगर मुझे इसमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो, तो क्या करना होगा, ए सेट में कितने एलिमेंट हैं वो लिखना है, डिवाइड पूरे यूनिवर्स में कितने एलिमेंट है वो लिखना है। टोटल तो यही होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आगे बढ़ जाते हैं। ये अपना यूनियन इंटरसेक्शन का खेल सारा शुरू कर दे रहे हैं। ये यहाँ पर कुछ फॉर्मूले थे ना जो तुमने पढ़े थे, सारी प्रॉपर्टियाँ लिखवाई थी, वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ अप्लाई होंगी। अब ये ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, और ये पूरा ऐसे मिला दिया जाए तो ए यूनियन बी हो जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें भी हो चुकी हैं। ये सारे फॉर्मूले, वहाँ पर n के लिए फॉर्मूला था, यहाँ प्रोबेबिलिटी के लिए। तो चाहो तो इन्हें लिखते चलो, हेडिंग डाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट इवेंट सेट, हेडिंग डालो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सेट, जल्दी। और ये फॉर्मूले लिखते चले जाओ, 4-5 फॉर्मूले हैं। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ए का कोई भी पार्ट बी में नहीं मिल रहा, बी का कोई पार्ट ए में नहीं मिल रहा, मतलब कोई एलिमेंट नहीं, एक दूसरे में एकदम भिन्न है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 रहेगा। अगली बात, ए यूनियन बी का मतलब होता है पी ए प्लस पी बी। अगली बात, पी ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अगली बात, पी ए यूनियन बी का आंसर हमेशा ही 1 आएगा अगर 2 ही इवेंट हैं हमारे पास। एग्जॉस्टिव मतलब ए का बी से कनेक्शन, मतलब जैसे देखो ए है और जो दूसरा वाला है वो नॉट है, ए के छूटे हुए सारे बी में है, बी के छूटे हुए सारे ए में है, तो ये एग्जॉस्टिव कहलाएंगे। फिर ए बी सी एग्जॉस्टिव है तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 1 रहेगा। और ए बी सी अगर इक्वल हैं, एक जैसे ही हैं तीनों, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी रहेगा। हो गए कुछ इसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं जो तुम्हें देखते रहना है। Three events A, B and C are mutually exclusive, exhaustive and equally likely। 3 है A, B, C, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे से अलग है, एग्जॉस्टिव है, यानी एक का छोड़ा B के पास, B का छोड़ा A के पास,
और इक्वली लाइकली भी है। जितने एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट बी में, उतने ही एलिमेंट सी में हैं। ठीक है। अब सवाल ये है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए नॉट। ए नॉट का आंसर क्या आएगा वो बताना है। अब 3 एलिमेंट हैं, 3 इवेंट हैं, तो तीनों का यानी कि पी ए पी बी पी सी तीनों बराबर है, और तीनों का यूनियन कर दें पी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के बराबर हो जाएगा, और तीनों का यूनियन करके आंसर 1 भी आ जाएगा। यानी तीनों का आंसर क्या है, तीनों को जोड़ के आंसर बनता है 1। और तीसरी बात की है तीनों बराबर भी हैं, तो इसको मान लिया के। और जब पी ए हमारा के है तो पी बी के हो जाएगा और पी सी भी के। तो पी ए पी बी पी सी तीनों की जगह के रख देंगे, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर हो जाएगा 3K, और 3K की वैल्यू ये 1 है, तो 3K इक्वल्स टू 1, और K का आंसर हो जाएगा 1/3। यानी कि पी ए का आंसर हो गया 1/3। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री यानी ए नॉट निकालना है, पी ए नॉट निकालना है। तो क्या करना है, सिंपली 1 में से माइनस कर देना है, क्योंकि ए और ए नॉट दोनों जोड़ के 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। यहाँ भी वही है जो वहाँ पर पढ़े थे तुमने। देखो पी ए का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, पी ए ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, और वही लेस देन 1 भी रहेगा, लेस देन 1। दूसरी बात पी एस यानी सैंपल स्पेस का यानी कि यूनिवर्स का अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 1 ही आएगा। वो तो पूरा वही है ना, पी एस का आंसर 1। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, सारे एक दूसरे से अलग अलग है। ये था एग्जोटिक और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बाकी है एडिशन थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये भी वही है जो तुमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था। देखो एडिशन थ्योरम क्या है, पी ए यूनियन बी या पी ए प्लस बी दोनों का मतलब सेम ही है, पी ए प्लस पी बी। पी ए यूनियन बी का मतलब पी ए प्लस पी बी है, और पी ए प्लस बी का रिजल्ट भी पी ए प्लस पी बी ही आएगा। या फिर हम इसे कहते हैं पी ए और बी, है ना। प्लस का मतलब क्या है, और ये बात ज़रूरी है, पी या तो ए आए या फिर बी आए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि या तो ए आए या फिर बी आए, तो इसका आंसर हो जाएगा तो पी ए प्लस पी बी। क्लियर हुई बात। चलो ये भी कर लेना क्वेश्चन, अगर ना हो पाए तो फिर बताना, तो मैं करवाऊंगा। अब आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि मान के चलो कि हाँ कुछ तो है, दमदार चीज़ है, क्योंकि यहाँ दम निकल गया है। ये फॉर्मूला लिख लेना,
देखो 4 थ्योरम हैं। ये लिख लो एडिशनल थ्योरम डाल के, एडिशन थ्योरम में हेडिंग डालो एडिशन थ्योरम या थ्योरम्स ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। ये तो पढ़ चुके, सारे थ्योरम एक साथ लिखवा रहा हूँ। तो थ्योरम 1 ये तो ये है जो अभी बताया कि पी ए और बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये हो गई पहली थ्योरम। जो आप लोग तीसरा बोल रहे थे क्वेश्चन कर लिया। अच्छा अगली थ्योरम देखेंगे। अगला है कि फॉर एनी के विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1 A2 A3 A4 A K तक जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ दैम अकर्स इज गिवन बाय द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ द के इवेंट्स। के इवेंट का मतलब 2 से ज़्यादा इवेंट अगर हमारे पास मौजूद हैं, 2 से ज़्यादा इवेंट्स मौजूद हैं और इसमें हमें क्या हो गया? देखो हमारे पास 2 से ज़्यादा इवेंट्स हैं और हमें बोला कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अकर, कम से कम कोई एक आए। तो इसका मतलब ये हो गया PA1 यूनियन A2 यूनियन A3 और लगेगा ना, या तो A1 आए या A2 आए। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ? कम से कम एक आए, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, यानी कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। तो A1 का मतलब सिर्फ एक आए, A2 मतलब 2 आ जाए, A3 मतलब 3 आ जाए, यूनियन A4 यानी 4 आ जाए। ऐसे करते करते कहाँ तक? K तक। K नंबर ऑफ इवेंट्स हैं तो इतने आ जाए। तो इसे हमें फाइंड करना है, इसी को फाइंड करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? PA1 इज इक्वल्स टू प्लस PA2 प्लस PA3 प्लस ऐसे ही चलता जाएगा जहाँ तक है वहाँ तक चलता जाएगा। तो ये हो गया थ्योरम नंबर 2। तो फिल्टर जरूरी है लगाना। लिखो जल्दी, थ्योरम नंबर 2 डाल के लिखो इसे। बैठे हुए सारे बैठे दिख रहे हो। थ्योरम नंबर 3 देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 3 है ये वाला, ये डी मॉर्गन लॉ में भी था। PA यूनियन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये सारे प्रोबेबिलिटियों की बातें कर रहे हैं, यहाँ नंबर्स की बातें नहीं कर रहे हैं। नंबर वाली बात तो डी मॉर्गन में करी थी और यहाँ डी मॉर्गन से हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है,
हो गए तीसरा थ्योरम। आगे बढ़ जाएं। कितना रह गया, जल्दी करो। फिर आते हैं अगले थ्योरम, थ्योरम नंबर 4 पर, जो 3 के यूनियन के लिए है। पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला वही है, ठीक है, रिश्ता वही, सोच नहीं।